शुरू करें अपना जो नया टॉपिक है। आवाज आ रही है भाई? नया टॉपिक है प्रवास, माइग्रेशन। अब ध्यान दीजिए, पहले इसको थोड़ी सी इसकी थ्योरी समझ लीजिए, फिर डाटा तो है वो तो अपने को पढ़ना है ही। थ्योरी ये है, सबसे पहले प्रवास कहते हैं किसे? ठीक है, प्रवास का मतलब आप सब जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में आवागमन परिवहन की तरह होता है। एक भाग से दूसरे भाग का जो स्थानांतरण होता है उसको अपन प्रवास कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होना, अपना स्थान परिवर्तन करना, अपना जगह है उसको चेंज करना, यह प्रवास कहलाता है। अब चेंज जगह दो प्रकार से हो सकती है। ध्यान दीजिए, यहां पर यहां से व्यक्ति कोई जा रहा है, मतलब उत्प्रवास हो रहा है। यहां से कोई व्यक्ति उत्प्रवास का मतलब उठकर जा रहा है। सामने जिस स्थान पर व्यक्ति आ रहा है वहां आ रहा है, अतिथि आप्रवास। आने को आप्रवास कहते हैं। आ यानी आना, उत यानी उठना, उत यानी उठना, उठना मतलब उठकर जाएगा। तो उत्प्रवास का मतलब व्यक्ति जगत छोड़कर जा रहा है, आप्रवास का मतलब व्यक्ति जगत छोड़कर वहां से आ रहा है। अब और सुनिए, व्यक्ति कब यह कर सकता है? उत्प्रवास आदमी यदि उसको सारी सुविधाएं वहां पर मिलेगी तो करेगा, सुविधा नहीं मिलेगी तो करेगा। और आप्रवास व्यक्ति जाएगा कहां? जहां सारी सुविधा मिलेगी वहां। तो यहां पर तो होगा आकर्षक कारक, यहां कोई न कोई ऐसी अच्छी बात है तब वो लोगों को आकर्षित कर रही है। जबकि यहां पर व्यक्ति है वो कुंठित है। कैसा है? कुंठित है, दुखी है, तो उसको अपन कहते हैं प्रतिकर्षक कारक। कैसा कहते हैं? प्रतिकर्षक कारक। यहां से व्यक्ति प्रतिकर्षक हो गया। अच्छा, जैसे रोजगार के लिए भी एक व्यक्ति को जगह छोड़नी पड़ सकती है। यहां रोजगार की कमी होगी, यहां रोजगार पर्याप्त होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी व्यक्ति जा सकता है। युद्ध या अशांति का माहौल हो तो भी व्यक्ति छोड़कर जा सकता है। वो किसी भी कारण से सामाजिक तौर पर छोड़ सकता है, आर्थिक रूप से छोड़ सकता है, राजनीतिक रूप से दुखी होकर व्यक्ति छोड़ सकता है। जो जगह छोड़कर जाएगा उसको उत्प्रवास, जहां जाएगा मेहमान बनकर वहां आप्रवास कहलाएगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आकर्षक में कौन कौन से फैक्टर आते हैं और प्रतिकर्षक में कौन से आते हैं? जितने भी नेगेटिव बातें हैं वो सारी की सारी प्रतिकर्षक होगी। जो सारी पॉजिटिव है, आपको लगे ऑप्शन देकर ये लोगों को आकर्षित करने वाली है, इसका मतलब वो सारी क्या होगी? आकर्षक होगी। एक तो इतनी सी बात है। फिर एक और देखिए, प्रवास भी दो प्रकार के होते हैं। ये तो प्रवास की प्रकार है। प्रवास की दो धाराएं होती हैं, ध्यान देना। दो धाराएं हैं प्रकाश की। दो धाराएं का मतलब दो तरह से प्रवास कर सकता है। एक हो सकता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो सकता है। एक हो सकता है राष्ट्रीय प्रवास या स्वदेशी जिसको अपन कहते हैं, वो ये हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब है दो देशों के मध्य प्रवास होना। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास में भारत से ज्यादातर लोग उत्प्रवास करते हैं। भारत से उत्प्रवास करके व्यक्ति यूएसए जा सकता है, ब्रिटेन जा सकता है, सही है ना, फ्रांस भी जाते हैं, या रोजगार के लिए यदि जाएंगे तो अरब कंट्रीज में जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि यूएसए, यूके और फ्रांस कोई व्यक्ति जा रहा है, इसका मतलब उच्च शिक्षा के लिए या रोजगार, मतलब टेक्नोलॉजी संबंधी रोजगार के लिए जा रहा है, इंजीनियर वगैरह बन के। यदि सऊदी अरब कोई व्यक्ति जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ रोजगार के लिए जा रहा है। मजदूर भी हो सकता है, कोई ठेकेदार भी हो सकता है, तेल वाली कंपनियों में काम करने के लिए। क्लियर बात? भारत में जो प्रवासी आते हैं उसमें पड़ोसी देशों के आते हैं, बाहर के कोई नहीं आगे, क्योंकि अंधों में खाना राजा, पड़ोसियों में अपन भी समृद्ध है ना। इसलिए भारत में पड़ोसी आते हैं, और पड़ोसियों में सबसे ज्यादा प्रवासी कहां से आते हैं? ध्यान देना, कहां से? बांग्लादेश। बांग्लादेश दूसरा नंबर लगेगा, नेपाल और पाकिस्तान। नेपाल और पाकिस्तान के आंकड़े चेंज होते रहते हैं, है ना, क्योंकि गैप कम है थोड़ा, इनका गैप ज्यादा है। तो नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनसे पड़ोसी देशों से आते हैं। अच्छा, भारत में यदि 100 व्यक्ति आते हैं ना, 100 व्यक्ति मान लो बाहर से आते हैं, तो उनमें से 90% पड़ोसी है और 10% दूसरे देशों से आते हैं। अब दूसरे देशों का मतलब यूरोप और अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ क्यों आएंगे? उनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिल रहा है। उनको पता है कि वहां से ज्यादा मजदूरी भारत में मिलनी है नहीं, तो भारत में वो तो कम प्रवास करेंगे। लेकिन पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल आप यहाँ यदि किसी भी हॉस्टल में जाओगे तो आपको खाना बनाने के लिए नेपाली मिल जाएगा। नेपाली नहीं तो बंगाली तो जरूर मिल जाएगा। सही बात कह रहा हूं ना? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में जितने प्रवासी आते हैं, अप्रवासी होते हैं, उसका 90% पड़ोसियों से आता है, सिर्फ 10% बाहरी लोग आते हैं अन्य देशों से।
फिर राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय में बात करोगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में हो सकता है, यहां से नगर से गांव की तरफ भी हो सकता है प्रवास। ये नगर ये गांव हो सकता है, गांव से गांव की तरफ हो जाए, गांव से हो सकता है नगर से नगर की तरफ भी हो जाए, और हो सकता है गांव से नगर की तरफ भी हो जाए। अब ध्यान दीजिए, याद नहीं करना है, खुद को दिमाग लगाना है कि एक व्यक्ति नगर से गांव, नगर से, आप भी सोचो अपन आए हैं ना, नगर से गांव आए, गांव से नगर, गांव से, ये बात, गांव से व्यक्ति नगर क्यों आ रहा है? गांव से व्यक्ति नगर की ओर शिक्षा के लिए आ सकता है, सही कह रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए आ सकता है, वो रोजगार के लिए आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है रोजगार के लिए। सुबह गांव से आता है, दिन दिन गांव शहर में रोजगार प्राप्त करता है, रात को वापस 6 बजे वाली बस में छत के ऊपर बैठकर रवाना वापस घर चला जाता है। ये रूटीन रहता है, ठीक है। तो गांव से नगर, ध्यान रखना, दिमाग में लेके साथ में, गांव से नगर के व्यक्ति किसके लिए आएगा? रोजगार के लिए। एक व्यक्ति नगर से गांव जाएगा वापस, बूढ़े आदमी होंगे, बुजुर्ग आदमी आपने देखा होगा ज्यादातर वापस शहर छोड़कर गांव में निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों की जो आबो हवा है, जो पर्यावरण प्रदूषण है, वो उनको पसंद नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो बुजुर्ग वर्ग होता है, वो बुजुर्ग वर्ग होता है, वो वापस जा सकता है, और जा सकता है क्यों? शहरी समस्याओं से ग्रस्त होकर। क्लियर बात है। फिर नगर, गांव से गांव ज्यादातर किसका प्रवास होता है? लुगाइयों का, महिलाओं का, बच्चियों का, शादी के बाद में, है ना। अब तो हालांकि बदल गया है, अब तो गांव के बच्चे भी कह रहे मम्मी मर गई है, करनी पड़ी, अलग बात है, लेकिन ज्यादातर गांव से गांव की ओर, शहर की ओर क्यों करनी सगाई भाई? हो रहा है, करना कहीं नहीं पड़े, झाड़ू पोछा किया ना, फिर दिन दिन हुए होता रहे होंगे। और गांव में तो भाइयों है, घोनो ही तगड़ना पड़ी, बकरी तगड़ना पड़ी है, कभी ऊँट या बोनी तगड़ना पड़ी, खेती में कभी काम करना पड़ सके, आड़ पर शादी होगी तो बर्तन ही मौजना पड़ सके, खर्च आयो ही आलो ऊपर 13 दिन 12 दिन बारी उबाना पड़ सके ढंगू है, जबकि आज के दिनांक में वो चीजें है नहीं। क्योंकि अब बचा क्या है? सिर्फ बची है फोकट की। अब सरकार यदि गेहूं बांटना शुरू कर दे ज्यादा, तो 5 सालों में बड़े ये खेती वगैरह सारी बंद हो जाएगी। तो ये जो प्रवास है गांव से गांव, ये महिलाओं में अधिक है, और महिलाएं शादी उपरांत, विवाह उपरांत जाती हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, मेघालय में अलग मामला है। मेघालय का मामला टीबू सो एपड़े बार में, हाँ, मोरा आदमी मारो नॉलेज ना सो कितो आ ठीक है बैठोंगे हैं। मेघालय मामला अलग है। मेघालय में प्रवास पुरुषों को करना पड़ता है, बारात महिलाओं की जाती है, बारात महिलाओं की जाती है, लेके किसको आती है? पुरुष को लेके आती है। हाँ सही, बिल्कुल सही है। कन्फर्म करे, लीला की किताब में पढ़ो है। हो जाता है, नई चीजें होती है, दिमाग में आता है कि ऐसा होता है क्या है? होता है। अब तो क्लास है, यदि 1-2 जने अपन बैठे रहते किसके बारे में क्या क्या चर्चा करते हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? इनको मतलब घर जमाई आवे, समझ में आई बात? इसका मतलब यही हुआ ना। अब देखे मोहल्ला भाई है, भाई कहेंगे बे वो दूसरे जाई फिर बात वो की वो है। यानी यहाँ बच्चियां कमा के देती, माता पिता का खाना खर्चा कौन उठाती है? बच्चियां। और अपने यहाँ नांदिया बच्चा, है ना। अब इधर देखो भाई, तो मेघालय का मामला थोड़ा अलग है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना, वो उनकी संस्कृति है। और नगर से नगर की ओर, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, ऐसे कौन जाएगा? उच्च वर्ग के लोग, जो व्यापार के उद्देश्य से जा सकते हैं। आई बात समझ में? व्यापार का उद्देश्य हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए जा सकते हैं। एक आपको पता, यह भ्रांति है, ढाणी में रहने वाला लड़का चाहता है मैं गांव में पढ़ूं, गांव में रहने वाला बच्चा चाहता है गांव में नहीं मैं शहर में पढ़ूं, जिला मुख्यालय पर, पंचायत लेवल पर। और उस शहर, जिला मुख्यालय, पंचायत का व्यक्ति चाहता है मैं बड़े दूसरे शहर में जाऊं, जयपुर, जयपुर वाला चाहता है जयपुर में पढ़ाई नहीं मैं जाऊं दिल्ली। इस प्रकार की हमेशा रहता है ना। तो ये चलता रहता है रूटीन। तो इस प्रकार का भारत के अंदर का, जो अंदर के देशों का ये है, इस प्रकार का प्रवास पाया जाता है। आई बात समझ में? भारत में सबसे अधिक जो प्रवास है वो आप प्रवास होता महाराष्ट्र में,
और गुजरात में। सबसे अधिक आप्रवास कहां होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रोजगार सबसे ज्यादा दिया जाता है। इसीलिए अभी आपको पता है एक विवाद चल रहा है भाषा का, मराठी वर्सेस हिंदी या मराठी वर्सेस अदर्स। मुख्य रूप से हिंदी है, मराठी वर्सेस हिंदी। हिंदी बोलोगे तो मार खाओगे, है ना। अब भारत देश के अंदर भी ये है, तो फिर आप समझ लो कि भारत हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा बनने में अब संभव नहीं। आजादी के समय यदि बनती तो बन जाती, अब संभव नहीं है, क्योंकि अब नेताओं की अपनी रोटियां उस हिसाब से सेकनी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखो भाई, ये तो हो गया काम इसका। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या बातें बताई इसने। फिराक गोरखपुरी की कोई कहानी बताइए। छत्तीसगढ़ के कहां के? भिलाई इस्पात संयंत्र, अंडरलाइन कर दो, भिलाई इस्पात संयंत्र कहां है? छत्तीसगढ़ के एक अभियंता के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के छोटे से गांव में हुआ था। जन्म भोजपुर में हुआ, अब काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के बाद, ओहो बड़ो होशियार हो भाई, 2 साल स्कूल जाऊन ढूंढ गए, विदोम खातो पैदा हुए। पूरा करने के बाद वो निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वो अपने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए झारखंड से सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वो पिछले 33 वर्षों से रह रहा है, 31 वर्षों से रह रहा है। उसके माता पिता अशिक्षित थे। उसकी आजीविका एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। लेकिन अब माजरा बदला। राम बाबू के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई से प्राप्त की और उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर चले गए। पहला बच्चा इलाहाबाद मुंबई में पढ़ा, वर्तमान दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। दूसरे बच्चे लड़के ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद में सूरत में बस। देखो, पहले गांव था तो शिक्षा गांव से शहर में, अब शहर में, वो तो शहर से बड़ी सिटी में, है ना। यह कहानी केवल राम बाबू के बच्चों की नहीं है, यह अपनी भी सेम ही है। ऐसे गमन आगमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, शहर से बड़े शहर और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। प्रवास का प्रकार है, आई बात समझ में? गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से उच्च शहर, उच्च शहर से बड़े विदेशों की ओर। अपने पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। नहीं समझा, आपने वहां छोड़ दिया था शायद, है ना। पढ़ा था प्रवास को, छोटा सा टॉपिक था। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश के मध्य और पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी ने गाए, सरजमी ए हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता। विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत आते रहे और बसते रहे और इसी से भारत की वीर रचना हुई। इसी प्रकार भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसर की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे। भारत की प्रवास है, इसको थोड़ा सा हिस्ट्रिकल है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, आनंद आएगा। उसके बाद में मूल प्रवास की संकल्पना पर आते हैं। उपनिवेश काल यानी ब्रिटिश के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, अंडरलाइन मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों जैसे ट्रिनिडाड, टोबेगो, गुयाना, फिजी और दक्षिण अफ्रीका, फ्रांसीसी और जर्मनों द्वारा यूनियन द्वीप, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, सूरीनाम में फ्रांसीसी और डच लोगों और पुर्तगालियों और गोवा, दमन और दीव से अंगोला, मोजाम्बिक और अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजा गया था। रोपण कृषि करारबद्ध, एक समझौते के तहत। ऐसे सभी भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट, अंडरलाइन करना भाई, गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे। फिर भी इन करारबद्ध मजदूरों के जीवन की दशाएं दासों से ज्यादा बेहतर नहीं थी। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसर की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए और यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। 70 के दशक में पश्चिमी एशिया मतलब तेल वाले देश, वही सहसा तेल वर्दी द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों का भी पश्चिम देशों में प्रवास हुआ। प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टर,
अभियंता, सॉफ्टवेयर अभियंता, मैनेजमेंट, परामर्शदाता, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों और अन्य समाविष्ट थे जिन्होंने यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। इन व्यवसायों में सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाला, आय और सफलतम समूह में से एक होने का विशिष्ट आनंद लिया। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब ये भारतीय प्रसार है, अब ये क्या कह रहा है? ये भारतीय इतिहास के प्रवास की व्याख्या बता रहा है। ये कह रहा है कि जब अंग्रेज आए, उपनिवेश युद्ध था अपने यहां पर उपनिवेश युग था। उपनिवेश, अपन भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। उपनिवेश का मतलब एक गुलाम बनाया गया देश था। जमीन अपनी, संसाधन अपने, लोग अपने, लेकिन शासन किसका? किसका? इंग्लैंड का। अब उपनिवेश वालों ने इन्होंने क्या किया? इनके तो बहुत सारे उपनिवेश थे, ब्रिटेन के तो बहुत सारे उपनिवेश थे। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका में भी उपनिवेश था, दक्षिण अमेरिका में भी था, अफ्रीका में भी था। आई बात समझ में? अब इन्होंने क्या किया? भारत से गरीब जो मजदूर थे, और विशेष रूप से यूपी और बिहार के, यूपी और बिहार का जो बिंदु है, वहां से इन्होंने सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, यहां के छोटे छोटे द्वीप, कैरिबियन सागर के, अफ्रीका की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ, अलग अलग द्वीपों में भारत से मजदूरों को भेजा गया। और मजदूरों को कहा गया कि आपको एक निश्चित समय दिया गया है, जैसे 7 साल का समय है, तो 7 साल के बाद में आपको वापस यहाँ पर मम्मी पापा से लाके मिला दिया जाएगा, वापस लेके आएंगे। उस एक्ट को पारित किया। इस एक्ट का नाम था गिरमिटिया एक्ट। गिरमिट एक्ट क्या था? तो ध्यान रखना, पहले तो गिरमिट एक्ट का संबंध किससे? आप कहोगे प्रवास से। किससे? प्रवास भी कौन सा? अंतरराष्ट्रीय प्रकार का प्रवास है, और इसको भारतीय उत्प्रवास अधिनियम कहा गया। अच्छा, गिरमिट एक्ट के तहत जो दास या गुलाम बनाकर जिन लोगों को ले जाया गया, उनको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर। कैसा मजदूर है भाई? गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ये गिरमिटिया मजदूर। आई बात समझ में? इतनी बात तो पहले ध्यान रखनी। अब और सुनो भाई। अच्छा, ये मजदूर जो है ना, लेके गए कहां लेके गए? विशेष द्वीप है, उनका नाम याद रखना है। एक तो है अफ्रीका के पास में है मॉरिशस, ध्यान रखना, अफ्रीका के पास में है, हिंद महासागर में ही है। मेडागास्कर के पास में एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस। एक आपको याद रखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में है फिजी द्वीप। अब फर्स्ट ग्रेड में आया था फिजी द्वीप। कौन से महासागर? फिजी द्वीप। एक आपको याद रखना पड़ेगा त्रिनिडाद और टोबैगो। त्रिनिडाद और टोबैगो, एक गुयाना भी साथ में। ये जो द्वीप है ना, इनके ऊपर आज भी भारतीयों का अधिकार है, भारतीय संख्या में ज्यादा है, तो यहां पर इन मजदूरों को ले जाया गया। ये तो पहले की बात है। वर्तमान में 1970 का जो दशक है, 1970 के दशक के बाद में यह भारत है। भारत के इस पश्चिम के अंदर पड़ता है एशिया, जिसको पश्चिम एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? और पश्चिम एशिया का मतलब है सऊदी अरब वाला भाग। अब सऊदी अरब आपके दिमाग में आ रहा है क्या? सऊदी अरब है, कुवैत है, यमन है, ओमान है, यूएई है, आ रहा है दिमाग में? उन भागों के अंदर तेल में उत्पादन हुआ। तेल का उत्पादन होने के कारण यहां से बहुत सारे मैनेजमेंट और बहुत सारे मजदूर वहां पर पहुंचे। अच्छा, इसके अलावा 1980 और 90 के बाद में, 1980 के बाद में भारत में थोड़ी शिक्षा की स्थिति सुधरी। जब शिक्षा की स्थिति भारत में सुधर गई, तो बहुत सारे भारतीय यूएसए वगैरह, इधर यूके वगैरह जाने लगे, यानी कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में यात्रा करने के लिए। किसके लिए? अच्छा वेतन प्राप्त करने के लिए, उच्च पदों पर आसीन होने के लिए, बढ़िया नौकरी करने के लिए। समझ गए बात को? ये इस प्रकार भारतीयों का प्रवास रहा शुरुआत में।